जो पत्रकार अपने सिद्धांत और सरोकार की लड़ाई लड़ेगा, मैं उसका साथ दूंगा, चाहे मेरा कोई कितना भी नुकसान हो। कहीं ना कहीं मीडिया हमारा दबाव में है। हम लोगों ने जो वो रिपोर्ट थी जिसमें इसको दोषी पाया गया था, वो रिपोर्ट कहीं से हासिल कर ली और वो हमने स्थानीय अखबारों में रोज टुकड़ों टुकड़ों में छापी। इसके बाद प्रशासन और सरकार, चूंकि प्रशासन और सरकार की बदनामी थी, तो हम लोगों के पीछे पड़ गए कि भाई बताइए कि आपने ये रिपोर्ट कहाँ से हासिल की, सरकारी रिपोर्ट है ये तो, और आपने मतलब उल्लंघन किया है, दंड मिलेगा वगैरह वगैरह। अफसोस की बात थी कि एक बार तो विधानसभा में मुख्यमंत्री न्यायिक जांच का ऐलान कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रशासन और उनकी सरकार हम लोगों का उत्पीड़न और तेज कर रही थी। हम लोगों को मतलब फरार डाकुओं के जरिए धमकियां दी जा रही थी, धमकियां मिली, हम लोगों को छापे पड़े, घरों में हम लोगों के दबाव पड़ा। बहुत ऐसा लगा कि अब हम लोगों का जीना मुहाल हो। ये मंच 4 PM का मंच है और आपके प्रश्न का उत्तर इसी बात में छिपा हुआ है कि 4 PM आप बताइए क्या किसी दबाव की चिंता करता रहा है? आज क्या होता है कि संपादक सबसे पीछे खड़ा होता है और अपनी टीम को आगे कर देता है कि कुछ गलत हुआ मैनेजमेंट के सामने, साहब मैंने नहीं, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने गलत किया है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। अरे भाई, आप संपादक किस नाम के हैं फिर? तो संपादक नाम की संस्था खत्म हो गई। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारत दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है और हमारा जो लोकतंत्र है इसकी खूबसूरती है, इसकी मिसालें दी जाती हैं और 4 स्तंभ हमारा जो लोकतंत्र है उसके माने जाते हैं और इन 4 जो स्तंभ हैं इनमें बहुत बहुत अहम जो माना गया है वो है मीडिया। और मीडिया हो या बाकी 3 अन्य स्तंभ हैं, उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर एक स्तंभ कहीं न कहीं आज के स्थिति में बहुत कठिन दौर में गुजर रहा है ऐसा माना जाता है। और जो मीडिया है, मीडिया का भी स्वरूप बदल चुका है और बहुत अलग इसकी धाराएँ दिखती हैं, साफ तौर पर कहीं न कहीं परिलक्षित होती है। जो मेनस्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है या कहा जाता था, वो मेनस्ट्रीम मीडिया आज गोदी मीडिया के नाम से कहीं बहुत बहुत बदनाम है। हालांकि पूरा का पूरा हम कहते हैं ना कि सब कुछ तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा। और एक मीडिया वो है जो वैकल्पिक मीडिया के तौर पर जाना जाता है, जहां हम बैठे हैं और बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि आंखों में आंखें डालकर सवाल करना। अब कम से कम गोदी मीडिया का तो बिल्कुल भी बस की बात नहीं बची है और बहुत सवाल उठते हैं। लेकिन है, मैंने जैसे कहा कि एक धारा वहां भी है और बाकी जो वैकल्पिक मीडिया है वो तो करते ही करता है। और मैं आज ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक बहुत वरिष्ठ जो जर्नलिस्ट हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, उनके पास चलना चाहूंगा, तो उन्हें जोड़ता हूं। जोड़ने के बाद मैं परिचय दूंगा। जुड़ गए हैं, परिचय के मोहताज तो है नहीं, राजेश बादल साहब हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत। और राजेश जी, 5 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव है और अलग अलग चाहे वो मीडिया में जो प्रिंट मीडिया रहा हो या फिर उसके बाद जो आया हुआ दूसरा रूप रहा मीडिया का, वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पर जिसे पहचानते हैं, आप हर क्षेत्र में और बड़े प्रमुख देश के जाने माने नई दुनिया से आप शुरू करते हैं सफर। नवभारत टाइम्स है, नवभारत टाइम्स के बाद में आप एक जाने माने चैनल आज तक, उसके पहले दूरदर्शन और तमाम, और फिर राज्यसभा टीवी को आपने कहीं सुशोभित किया और उसको एक स्थापित किया और बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई राजेश बादल जी द्वारा। और मैं अभी जिस मामले की बात करने जा रहा हूं, मैं आगे उसको आपको खोलता रहूंगा क्योंकि बहुत बातें होती हैं कि वो दौर और आज का दौर, तो कहीं उसमें थोड़ी सी तुलनात्मक भी हो जाएगा। लेकिन एक पुस्तक आई है राजेश बादल साहब की कि गोलियों के सामने अडिग कलम, एक दस्तावेज है, उसी पे बात करेंगे। राजेश जी, पुनः स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद संजीव। बीते जो आजादी के बाद का जो 77 साल का जो सफर है भारत का, वो भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा सफर है जिसमें सबसे मूल बात जो हमारे संविधान में कही गई है और सारे संसार के किसी देश में इस तरह से गारंटी उसकी नहीं दी गई थी, वो गारंटी हमारे संविधान में थी, जिसको हम लोग अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। ये बात ठीक है कि उतार चढ़ाव आते रहे हैं बीच बीच में, लेकिन फिर भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसको आपने अभी कहा था कि
पत्रकारिता का जो स्तंभ है वो यूं तो हमको संविधान के तौर पर या कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ये मान लिया गया है कि जब तीन स्तंभ यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जब कहीं ऐसा करते हैं कि जब लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो पत्रकारिता का सहारा लेती है और लोग अपनी अपेक्षाएं, अपनी आशाएं पत्रकारिता से लगाते हैं और ये कोई गलत नहीं है। तो भारत के संविधान में जब हमने मूल अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की आजादी पाई, तो ये भी हमने देखा है कि कई बार सत्ता में आने के बाद कुछ राजनेता या कुछ राजनीतिक दल पत्रकारों के साथ बड़ा अजीब सा रवैया अख्तियार करते हैं उनकी आजादी को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के। पहले थोड़ा सा ये कम होता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बड़ा प्रतिशोधात्मक होता जा रहा है। ऐसे में जो मैं देख रहा हूं कि हम लोगों ने जब 50 साल पहले पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तो उस समय कम से कम मैं कह सकता हूं कि उस समय बहुत बेहतर स्थितियां थीं और हर पत्रकार जो है अपने आप को निर्भीक और निष्पक्ष और खोजी पत्रकारिता के नजरिए से बहुत सुरक्षित पाता था। हाँ, एक दौर जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की तो निश्चित रूप से कि एक वो आया था, आपातकाल का एक दौर आया था, मगर बहुत छोटा सा था, जिसमें कुछ समय के लिए हमने ये पाया था कि वहां पर कुछ अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। लेकिन तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को जब मैंने, मेरा ख्याल है कि 18 जनवरी या 17 जनवरी रहा होगा 1977 को, जब मैंने इंटरव्यू किया, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको गलती का एहसास होता है और इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर को, तो इसका अर्थ यह है कि पत्रकारिता का कितनी बड़ी ताकत के रूप में। मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूं कि राजेंद्र माथुर जी जो थे, उन्होंने जब आपातकाल लगा और जब सेंसरशिप लागू हुई, तो उन्होंने नई दुनिया के संपादकीय पन्ने को खाली छोड़ा था, संपादकीय स्थान को खाली छोड़ा था और उस निर्भीकता की बहुत देश भर में सर्वत्र सराहना हुई थी। और जब 1980 में दोबारा श्रीमती गांधी सत्ता में आई, तो उस समय उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेकंड प्रेस कमीशन के गठन का ऐलान किया और उसमें राजेंद्र माथुर का नाम खुद उन्होंने अनाउंस किया था, उद्घोषणा की थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एक साहस होता है पत्रकारिता का, उसका सम्मान सत्ताधीश भी करते हैं। तो लेकिन ऐसा ही एक मामला हुआ था हम लोगों के साथ में, जो भारत की आजादी के बाद से अब तक का पहला और आखिरी मामला है संजीव जी, जिसमें पत्रकारों को सताए जाने की जो है न्यायिक जांच हुई थी, उनके उत्पीड़न की न्यायिक जांच हुई थी। क्योंकि जो प्रशासन और सरकार जो थी उस समय, वो हम लोगों से सोर्स पूछना चाह रही थी कि ये खबर जो हमने छापी है उसका स्रोत क्या है। और बाद में तो सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात को स्वीकार किया कि पत्रकारों से खबर का स्रोत नहीं पूछा जा सकता। तो इस मामले में हम लोगों का संघर्ष हुआ और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि जान का खतरा भी हुआ और लंबा संघर्ष चला। ये उसी संघर्ष की दास्तान इस किताब में है। इस संघर्ष की जो है न्यायिक जांच में हम लोग जीते। और आमतौर पर कभी नहीं होता कि एक ही मामले की दो सेमी जुडिशियल इंक्वायरी हो। तो न्यायिक जांच आयोग ने हमको हमारी बात को सच पाया और हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी हमारी बात को सच पाया। जी संजीव। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों आपको बता दूं, मैं इसी पुस्तक, जैसे मैंने शुरू में भूमिका में कहा था, गोलियों के सामने अडिग कलम, ये देखिएगा, इस कवर पेज को देखिए और ये एक दस्तावेज है राजेश बादल जी और उनके जो मित्रों का संघर्ष, मैं उसके बारे में पूछूंगा। पहले ये, जी हाँ, ये देखिए, ये वो पुस्तक है जो हाल ही में अभी इसका विमोचन हुआ है, कुछ दिन पहले की बात है। राज जी, ये जो आपको कैसे, ये पहले छोटा सा कि क्यों आप ये इसको, अब दस्तावेज को आप लेके आए, कैसे आपको, कहां से लगा कि ये जाना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना है, इसको थोड़ा सा पहले इसकी क्या स्थिति थी उसके बारे में बताते हुए क्यों लाए, दोनों पर आपका प्रकाश डालिए। धन्यवाद, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए संजीव, आज की जो पत्रकारिता हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, रूरल रिपोर्टिंग और निर्भीक पत्रकारिता का कहीं ना कहीं एक उसमें कमी आ रही है।
और इसलिए मुझे ये लगा कि जो संघर्ष हम लोगों ने 45 बरस पहले किया था और जो भारत का इकलौता संघर्ष ऐसा था, उसको आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सिलसिला होना चाहिए। और ये किताब इस बात को प्रमाणित करती है कि एक दौर वो था जब हम लोग किस तरह से मैं कहूँ कि हम लोग एक तरह से जिला स्तर पर काम करते थे और बहुत पत्रकारिता को हम लोगों का हमारे एकदम ऐसा होता है ना कि जब शुरुआत में होती है तो बहुत उत्साह होता है कि देश के लिए हम मर मिटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और आज भी वो जज्बा बरकरार है। लेकिन मैं ये बताऊं कि उस दौर में हमने ये पत्रकारिता का ये मामला तब हुआ जबकि पत्रकारिता को पूर्णकालिक आमदनी का जरिया नहीं माना जाता था। तो हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते हुए हम लोग अ, अखबारों के साथ जुड़ गए थे इमरजेंसी के बाद। तो जैसे कि मैं दैनिक जागरण से जुड़ा, फिर यूएनआई से जुड़ा, पीटीआई से जुड़ा, नई दुनिया के साथ जुड़ा, फिर फ्रीलांसिंग भी की, ब्लिट्ज करंट में लिखा। तो ये सब रेडियो में भी साथ में पत्रकारिता चल रही थी। तो ये सब जो वहां शुरुआत हुई और उसी सिलसिले में हमारे सारे साथी कमोबेश बैचलर थे, शादी नहीं हुई थी किसी की, और सभी अपने अपने तई अपने अपने स्तर पर मैं कहूं कि अपने सरोकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक घटना हुई थी, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि एक दुष्कर्म एक नाबालिग लड़की के साथ हुआ था, जिसमें एक पुलिस अधिकारी पर आरोप था। दूसरे दिन फिर एक दुष्कर्म हुआ। आज तो देखिए हम अखबार में एक साथ कई ऐसी घटनाओं, ऐसी वारदातों की सूचना पढ़ते हैं, लेकिन उस समय ऐसे हुआ था कि दो घटनाएं जो हुई वो महीनों के बाद ऐसा या शायद सालों के बाद उस शहर में, छतरपुर शहर में हुई थी। और इसके विरोध में पूरा शहर बंद रहा, बाजार बंद रहे, अस्पताल बंद रहे, स्कूल बंद रहे, कार्यालय बंद रहे, बैंक बंद रहे। मतलब देखिए कि दुष्कर्म की घटना को लेकर के आपने जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, लगभग वैसा ही मामला था। और हम लोग उस लड़ाई को देखा। उस जुलूस पर एक जुलूस निकला था कि दोषी दुष्कर्म के दोषी आरोपियों को पकड़ा जाए। तो उस पे गोली चली, पुलिस ने गोली चलाई। उस घटना की मजिस्ट्रेटी जांच हुई जैसा कि होता है। मजिस्ट्रेटी जांच में पुलिस को दोषी पाया गया, प्रशासन को दोषी पाया गया। क्या ही निष्पक्ष अधिकारी होते थे देखिए कि उस समय, आज तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई अधिकारी अपने ही प्रशासन को, जिला प्रशासन को दोषी ठहराए, लेकिन वहां हुआ। और हम लोगों ने जो वो रिपोर्ट थी जिसमें इसको दोषी पाया गया था, वो रिपोर्ट कहीं से हासिल कर ली और वो हमने स्थानीय अखबारों में रोज टुकड़ों टुकड़ों में छापी। इसके बाद प्रशासन और सरकार, चूंकि प्रशासन और सरकार की बदनामी थी, तो हम लोगों के पीछे पड़ गए कि भाई बताइए कि आपने ये रिपोर्ट कहाँ से हासिल की, सरकारी रिपोर्ट है ये तो, और आपने मतलब उल्लंघन किया है, दंड मिलेगा वगैरह वगैरह। और हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, धमकियां मिली, हम लोगों को छापे पड़े घर पे, घरों में हम लोगों के दबाव पड़ा। बहुत ऐसा लगा कि अब हम लोगों का जीना मुहाल हो गया। और जीना मुहाल हो गया तो फिर हम लोग भाग करके करीब करीब 15 पत्रकार भोपाल आए। भोपाल में उस समय अर्जुन सिंह की सरकार थी। हम लोग सड़कों पे भटकते थे और बड़े पत्रकारों से मिलते थे। माफ कीजिए, उस समय बड़े पत्रकारों में से किसी ने हम लोगों का साथ नहीं दिया। केवल एक मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ और उसके संयोजक विजय दत्त श्रीधर हमारी मदद के लिए आए और अंततः ये मामला विधानसभा में उठा। तकरीबन 7 या 8 घंटे उस पर बहस चली और उसके बाद मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को न्यायिक जांच की घोषणा करनी पड़ी। तो ये एक न्याय हम लोगों की बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन अफसोस की बात थी कि एक बार तो विधानसभा में मुख्यमंत्री न्यायिक जांच का ऐलान कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रशासन और उनकी सरकार हम लोगों का उत्पीड़न और तेज कर रही थी। हम लोगों को मतलब फरार डाकुओं के जरिए धमकियां दी जा रही थी, जिनको प्रशासन का संरक्षण मिल रहा था उस समय। उनको जमानत पर, जैसे आज होता है हम देखते हैं कि कई आरोपियों को पेरोल पर छोड़ देते हैं, उस तरह से उन आरोपियों को भी संरक्षण दिया गया। कई बड़े बड़े एक नाम आपने सुना हो, राजू भटनागर, जो भारत में सबसे बड़ा अपहरण
को उद्योग में बदलने वाला अपराधी था, आरोपी था। उत्तर प्रदेश कानपुर, बाद उत्तर में प्रदेश एनकाउंटर में कानपुर, मारा। उत्तर प्रदेश जी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जी, एनकाउंटर में मारा गया था। वहां तक प्रशासन और सरकार ने उस तक की मदद ली कि हम लोग चलो नहीं डर रहे हैं तो उससे तो डरेंगे, लेकिन हम लोग झुके नहीं, डरे नहीं और अपने तय संघर्ष करते रहे। कमाई पूर्णकालिक, जैसे मैंने कहा कि कमाई तो थी नहीं, 100-150 रुपए कमाते थे, कहीं से 40 रुपए आ गए, कहीं से 20 रुपए आ गए, कहीं से 25 रुपए आ गए। तो ये ऐसे जोड़ जाड़ के हम लोग अपना खर्चा चलाते थे। तो हम लोगों को डर तो ये था नहीं कि घर कैसे चलेगा। रोटी दाल रोटी तो घरों में मिल रही थी, अलबत्ता हमारे घर में और शिवनराग पटेरिया के घर में, विभूति के घर में और श्याम अग्रवाल के घर में, सुरेंद्र अग्रवाल के घर में, अजय दोसांझ के घर में, सब जगह धमकाया गया कि इन लोगों को अगर आपने घर में रखा तो आप लोगों की खैर नहीं। लेकिन देखिए, हम लोग सच थे और गांधी की पत्रकारिता क्या थी? सच पर आधारित थी और हम लोग गांधी की पत्रकारिता का रास्ता चुन चुके थे। हम उस राह पर चल पड़े थे और इसलिए हम लोगों को उसमें कामयाबी मिली। जी संजीव। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने कहा कि बड़ा दबाव थे, आपके पीछे सरकार पड़ी, प्रशासन पड़ा हुआ था और आपने कहा डकैतों या जो आपने कहा है कि अपहरण उद्योग चलाने वाले शातिर अपराधी की मदद। ऐसे में घर से क्या था राजेश भाई? घर पे भी तो कुछ चीजें रही होंगी ना, रिस्ट्रिक्शंस होते होंगे कि क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हैं? एक छोटा-सा उस पे कुछ था? कुछ आप लोगों को ध्यान मैं आता है? आपको बताऊं, देखिए, आप ठीक, बहुत वाजिब सवाल है कि जैसे अब हमारे जिस शुभ भारत अखबार ने ये खबर छापी, फिर राष्ट्र भ्रमण ने दूसरी एक्सक्लूसिव खबर छापी, क्रांति कृष्ण ने तीसरी खबर छापी और शुभ भारत ने तो सीरीज छापी। तो उनके किसी के घर में अस्पताल था, किसी के घर में कोई प्रिंटिंग प्रेस था, किसी के पास के घर में आमदनी का स्रोत किराने की दुकान थी या अखबारों की दुकान थी। तो उन सबको दबा धमकाया जा रहा था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उस संघर्ष में हम सबके, जैसे मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरे चाचा जी प्रोफेसर थे कॉलेज में, शिव अनुराग पटेरिया के पिताजी भी व्याख्याता थे, विभूति शर्मा के पिता भी व्याख्याता थे। तो सभी ने लेकिन सच का हम लोगों के साथ देने को सराहा और समर्थन दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर से अगर आपको साथ नहीं मिलता तो आप आगे नहीं जा सकते। तो ये मैं कह सकता हूँ कि अगर वो दौर नहीं हमने देखा होता तो मैं आज यहाँ ना होता। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, इसमें फिर कैसे न्यायिक जाँच के दरमियान भी कुछ घटनाक्रम हुए थे? जैसे हम लोग की बात हुई, मैंने पढ़ी भी है पुस्तक, कई चीज़ें आपने उल्लेखित की हैं। खास क्या जी। आपको लगा और फिर अंततः आपके पक्ष में आया पूरा का पूरा? और उस दौर में शायद सुंदरलाल पटवा नेता विपक्ष होते थे, बीजेपी जो है विपक्ष में है थी, ऐसा कुछ सीन था यहाँ पर, वो क्या था? जी। जी, उस समय सुंदरलाल पटवा भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिपक्ष के नेता थे। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। सुंदरलाल पटवा जी ने इस मामले को उठाया था और तब जाकर के अर्जुन सिंह जी ने को ये घोषणा करनी पड़ी थी। जांच आयोग शुरू हुआ, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सरकार और प्रशासन तो घबराए, सारे हर कदम कदम पर जो हम लोगों ने शिकायतें की थी वो सच थी और उनके प्रमाण थे। लेकिन कुछ प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा कुछ खेल चला कि बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे जांच के बिंदु जांच आयोग में गोलमोल करते रहे। लेकिन जो हमारे, मैं सलाम करता हूं जांच आयोग के जो न्यायाधीश थे, अध्यक्ष थे, श्री देवी प्रसाद पांडे। तो देवी प्रसाद डीपी पांडे या जांच आयोग ने इस बात को पकड़ लिया था कि सरकार अपने को बचाने के लिए जांच के मुद्दों में हेरफेर कर रही है और तू डाल डाल हम पात पात की तरह चलते हुए उन्होंने, जांच आयोग ने सारी चीजें हम लोगों से उगलवा ली और सारी चीजें निष्कर्ष के रूप में जब सामने आई तो पता लगा कि हम लोग सही थे। और करीब करीब साल भर तक ये सुनवाई चली थी और उस सुनवाई में दूर दूर से पत्रकार आते थे, हमारे लोग आते थे सुनवाई के लिए, सुन के लिए आते थे लोग। और इस कांड में अफसोस की बात यह है कि दिल्ली के बड़े नामी गिरामी वकीलों से हमने मदद चाही, बड़े पत्रकारों से मदद चाही, किसी ने कोई हमारी सहायता नहीं की। और तभी हमने संकल्प लिया था संजीव भाई कि हर जो पत्रकार अपने सिद्धांत और सरोकार की लड़ाई लड़ेगा, मैं उसका साथ दूंगा, चाहे मेरा कोई कितना भी नुकसान हो। और तब से मैं आज तक इस बात पर अमल कर रहा हूं और उस पे कायम हूं। दूसरी चीज ये भी थी कि जब ये जांच आयोग पूरा हो गया तो सरकार ने जो
कलेक्टर थे, एसपी थे, विधायक थे या जो भी लोग थे, उनको बचाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन तब तक हम लोग इस कांड के जरिए इतने बड़े नायक होकर उभरे थे, संजीव, आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरे उत्तर भारत में हम लोगों का डंका पिटता था। बड़े-बड़े शहरों में हम लोग व्याख्यान के लिए बुलाए जाते थे और भारत की हिंदी पत्रकारिता का ये एक ऐसा साहस भरा अध्याय लोगों के सामने आया था कि आने वाली कई पीढ़ियां हम लोगों के इस मामले से प्रेरणा लेती रहीं। इस पुस्तक के प्रकाशक श्री पंकज चतुर्वेदी हैं, जिनका प्रेम प्रवासी पब्लिकेशन है। वो 30 वर्षों तक नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक रहे हैं और मेरा ख्याल है, अगर ठीक-ठीक समझूं तो 30,000 से ज्यादा पुस्तकें उन्होंने संपादित की थी। तो वो खुद भी कहते हैं कि आप लोगों के इस मामले के कारण हम लोगों में हौसला जगा और हमारी पीढ़ी ने पत्रकार बनने का फैसला किया। और पंकज चतुर्वेदी ने भी इस तरह के बहुत संघर्ष किए। जी संजीव जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैं अब जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं उनको बड़ी उत्कंठा होगी। मैं बता दूं पुनः दर्शकों की, ये गोलियों के सामने अडिग कलम, ये छतरपुर की साहसिक पत्रकारिता का दस्तावेज, ये राजेश बादल जी द्वारा हाल ही में भी इसका पब्लिकेशन हुआ है। आप जरूर देखिए, पढ़िए। ये बहुत, जो खासकर पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं या जो पत्रकारिता में हैं लोग, मैं कहूंगा आप गोदी मीडिया के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो वास्तव में आज भी जर्नलिज्म करना चाहते हैं उनके लिए तो वास्तव में एक बहुत अहम दस्तावेज है। राजेश, जैसा मैं पूछ रहा था आपसे, मैंने कहा कि ये फिर आप कैसे मन में आया कि ये पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत एक इतना 45 4 साढ़े 4 दशक के लगभग पुराना मसला मामला, और क्या संदेश इसमें आपने, मतलब जो आप ही के मुख से जाए तो बेहतर होगा, क्या चाहेंगे आप, जो ये पीढ़ी हमारी पीढ़ी है, हमारे बाद की पीढ़ी है, जो चाहती है इसको वास्तविक जर्नलिज्म करना चाहती, कि नहीं हारना है, संघर्ष में जीत मिलती है, सच का आप चलते रहिए राह में, सच हारता नहीं है, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं तो अपनी करीब-करीब आधी सदी के सफर की जो पत्रकारिता है मेरी, मैं बिल्कुल भरोसे के साथ, 100% भरोसे के साथ, यकीन के साथ संजीव भाई कह सकता हूँ कि सच की कभी हार नहीं होती। आप अगर खुद अपने आप पर दबाव ओढ़ लें, लालच आपको आ जाए, आप बाजार के सामने झुक जाएं, नेताओं के सामने झुक जाएं, तो अलग बात है। अन्यथा अगर आप नहीं झुकना चाहें तो कोई आपको झुका नहीं सकता। ये किताब लिखने का मकसद मेरा यही था, क्योंकि क्या हुआ कि इस कांड के का परिणाम ये निकला कि जब हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया आपको कि न्यायिक जांच आयोग में हम जीते, तो इस कांड ने हम लोगों को भारत में एक बहुत आंचलिक पत्रकारिता के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। और इस शताब्दी के महानतम संपादकों में से एक राजेंद्र माथुर जी ने हमको नौकरी दी इस कांड की वजह से, और जिसकी वजह से दिशा बदल गई। देखिए, मैं अखबार ज्वाइन करने के पहले टेम्परेरी तौर पर कॉलेज में पढ़ा रहा था, इतिहास पढ़ा रहा था, रेडियो में अनाउंसर था। मैं एनसीसी के मैं सी सर्टिफिकेट पास किया था, तो फौज में मेरा सेकंड लेफ्टिनेंट का सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन चूंकि मुझे इस रास्ते पर चलना था, तो राजेंद्र माथुर जी एक गुरु की तरह मुझे ले गए। उन्होंने 5 वर्षों तक मैंने नई दुनिया में रहा। उसके बाद माथुर जी नवभारत टाइम्स में चले गए, मैं भी उनके साथ नवभारत टाइम्स में गया। फिर जयपुर में हमने नवभारत टाइम्स का संस्करण शुरू किया, नया संस्करण शुरू किया। तो आपको याद होगा दिवराला का सती कांड, राम सिंह बिश्नोई कांड, ऐसे-ऐसे मंत्रियों के इस्तीफे भी हम लोगों ने कराए कि जो राजस्थान की पत्रकारिता में एक तरह से धमाके थे। तो वो पत्रकारिता का जो आधार था हमारा, वो हमने छोड़ा नहीं। नवभारत टाइम्स दिल्ली में फीचर एडिटर रहा और उसके बाद दूरदर्शन के जरिए जुड़ा। तो दूरदर्शन भी, मैं आपको बताऊं कि उस दौर का दूरदर्शन, आज के चैनल आप देखेंगे तो चैनल, उन चैनलों में मैं कह सकता हूं कि आपको पक्षपात दिखेगा कि कहीं ना कहीं मीडिया हमारा दबाव में है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताता हूं, अगर आपके पास वक्त है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, बताइए बताइए। दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आता था, अगर मुझे ठीक याद है तो जनवाणी नाम था उसका, और विनोद दुआ भारत के पहले सुपरस्टार प्रस्तोता, प्रेजेंटर, वो उसको पेश करते थे। सवाल जवाब उनके होते थे और उन सवालों के में मंत्री आया करते थे, राज्यपाल आते थे, मुख्यमंत्री आते थे
और उनके तीखे सवालों से तिलमिला जाते थे। किसी के पास उत्तर होता था, किसी के पास नहीं होता था। तो एक राजीव गांधी मंत्रिमंडल के एक केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री उस वक्त आए। नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताऊं कि वो लगभग उनके, और वो उसमें मतलब उनके पास कोई सवाल का उत्तर नहीं था। तो दूरदर्शन ने जस का तस टेलीकास्ट हुआ कि उनके आंसू भरे हुए हैं। अगले दिन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का मंत्रिमंडल राजीव गांधी के पास गया, प्रतिनिधिमंडल गया, और उनसे कहा कि साहब देखिए, दूरदर्शन हमारा है, सरकारी है, और एंकर को हम फीस देते हैं, प्रोग्राम हमारा, मंच हमारा, और हमारी ये मंत्री की बदनामी हो रही है। तो आपको मालूम है क्या हुआ? राजीव गांधी ने कहा कि अगर हमारे मंत्री को अपने विभाग की जानकारी नहीं है तो माफ कीजिए, उसे मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है, और अगले दिन उस मंत्री का इस्तीफा हो गया। तो हमने सरकारी मीडियम में पत्रकारिता का ऐसी पत्रकारिता की। परख नाम के इस प्रोग्राम में मेरी कम से कम 100 रिपोर्ट ऐसी हैं जिनमें राज्य सरकारों को लेने के देने पड़ जाते थे। महाराष्ट्र सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार को, दिल्ली की सरकार को हम लोगों ने, मतलब आप कहिए कि ऐसा घेरा। और कारण क्या था? कारण ये था कि विनोद दुआ जैसा साहसी आदमी हमारे साथ था। और वो नींव, मैं आपको बता दूं कि इसी बीच में रविवार नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, और रविवार जैसी तेज तर्राट पत्रिका के बारे में कहा जाता था, मैं उसमें लगातार कवर स्टोरी लिखता था, और ये कहा जाता था कि अगर रविवार को छू दो तो करंट लग जाता है। तो आज तक के जाने माने प्रस्तोता सुरेंद्र प्रताप सिंह उसके संस्थापक संपादक थे, और मैं आपको बताऊं कि 3 साल में रविवार ने कम से कम 6 मुख्यमंत्रियों की बलि ली, उनके करप्शन के केस उजागर किए। तो ये आज सुनने में लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। आज तक जब डीडी मेट्रो पर शुरू हुआ तो दूरदर्शन के किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि एसपी सिंह के किसी भी एक रिपोर्ट में जरा भी कुछ काट छांट कर सके। तो ये आजादी हम लोगों ने भोगी। और जब उसके बाद राज्यसभा टीवी की बात मैं आपको करता हूं कि जिस दौर में मैंने राज्यसभा टीवी की जिम्मेदारी संभाली, तो मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे चूंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति हमारे चेयरमैन होते थे, और उनसे जब 8 साल में वहां रहा प्रमुख के तौर पे, 8 साल में 8 सेकंड का दबाव नहीं आया। इतनी आजादी हमको थी। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये कैसा वक्त आ गया है कि सफर बाकी है और घर आ गया है। घर बिल्कुल, बैठो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे लगा कि अब नई पीढ़ी और नए छात्र ये सोचेंगे कि जो आज पत्रकारिता हो रही है वो यही असली पत्रकारिता है। इसलिए मैंने ये किताब लिखी कि कम से कम इस किताब को एक एक जिले में जाना चाहिए। और एक और अच्छी खबर ये है कि पंकज चतुर्वेदी जी जो इसके प्रकाशक हैं वो बता रहे हैं कि इस किताब की भारी मांग है, और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, हिमाचल में, पंजाब में, हर जगह इसकी मांग बढ़ती जा रही है। तो मुझे अच्छा ये लग रहा है कि कम से कम आंचलिक पत्रकारिता का एक रूप नई पीढ़ी जान रही है कि कभी ऐसा भी होता था, ये भी पत्रकारिता होती थी। ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं 1-2 सवाल मैं खत्म करूँगा। एक तो आपने जो कहा, बिल्कुल हम लोग को ध्यान है कि हम लोग संपादक के नाम से अखबार को जाना जाता था। हमें वो दौर याद है। हम पढ़ते थे, उन्हीं लोगों के लिए पढ़ते थे। हम कागज कार्य भी पढ़ते थे, हम माथुर साहब की बहुत तल्ख टिप्पणियाँ भी पढ़ते थे। हमें अलग-अलग सारे लोग। और अब तो संपादक नाम की संस्था, आप कहते हैं कि संपादक जो है वो उसका तो कब से देहावसान हो गया। बड़ा दुःख लगता है कि ये आए। तो इसमें एक-एक छोटा-सा नोट आपका, फिर मैं आखिरी सवाल करूँगा आपसे। देखिए, आपका कहना सही है और ये तकलीफ हमारी है। मुझसे जब तक बन सका मैं 10 चैनलों का हेड रहा, और 2 अखबारों में मुझे बहुत ही संपादकीय प्रमुख जिम्मेदारियां मिली। मैं अपनी टीम के साथ खड़ा रहा, मैं अपनी टीम की रक्षा के लिए खड़ा रहा, मैं अपनी टीम के आगे खड़ा रहा कि जो कुछ किया है टीम ने, अच्छा किया है, गलत किया है, खराब किया है, वो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, मैं उसके लिए दोषी हूं। आज क्या होता है कि संपादक सबसे पीछे खड़ा होता है और अपनी टीम को आगे कर देता है कि कुछ गलत हुआ मैनेजमेंट के सामने, साहब मैंने नहीं, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने गलत किया है, मैं तो बहुत अच्छा हूं।
अरे भाई आप संपादक किस नाम के हैं फिर? तो संपादक नाम की संस्था खत्म हो गई। दूसरा, हमारे संपादक भाई जो हैं भारत में, मैं कह सकता हूं कि मुझसे मेरे बराबर के ज्यादातर संपादक हैं। वरिष्ठ संपादक तो शायद ही एक आध कोई हो तो हो। अब हम लोग, इस हमारी पीढ़ी इस अफसोस के साथ जी रही है कि जो आज संपादक का नाम की संस्था का रूप हम देख रहे हैं, वो प्रबंधकीय काम होता है, वो रेवेन्यू को बटोरने का काम करती है, वो कहीं नेताओं से सिफारिशें करवाने का काम करती है, धंधों का लाइसेंस दिलवाने का काम करती है, मैनेजमेंट के स्वार्थ सिद्ध करती है। तो अगर ये आपको आता है तो आप अच्छे संपादक हैं, और अगर ये आपको नहीं आता है तो आप एक बेकार संपादक हैं। और ये एक बहुत ही मैं कह सकता हूं कि बहुत एक संक्रमण काल है। मैं आशावादी हूं स्वभाव से। मैं जानता हूं कि ये सुरंग का जो, इस अंधी सुरंग का एक, जो काली सुरंग का एक सिरा है, हम उसके अंदर हैं। दूसरा सिरा जल्दी ही उजाले से भरा हुआ होगा और जो सामने आएगा। लेकिन तब जबकि हमारी ये ऐसी पुस्तकें, मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला मैंने ये किताब लिखी है। मैं ये कहता हूं कि भारत में कई हमारे साथी ऐसे हैं, मेरी उम्र के हैं, और जिन्होंने 50 साल की पत्रकारिता करी है, वो ऐसे अनुभवों को लिख सकते हैं ताकि नई पीढ़ी में साहस और निष्पक्ष पत्रकारिता की ऊर्जा भरे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने जो कहा, ये देखिए, आजाद भारत और अब तक, ये न्यायिक जांच आयोग तो कभी नहीं बैठा। हमें ध्यान है कि इस गोली चालन और जर्नलिस्टों को लेकर जो जिस तरीके से एक उसको पूरा समेटे और उठाएं और उसमें हो जाए, तो मेरा सवाल अंत में यही आपसे होगा कि क्या आज भी गुंजाइश नहीं है जर्नलिज्म की? जो आपने किया है काम, वो गोदी मीडिया जो कहलाने लगा है, वहां भी तो उम्मीद की किरण की आप बात करते हैं क्या? ये सवाल वही यही पूछेंगे कि आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, बटुआ रखते हैं, थकते तो नहीं है गुंजाइश ना? जर्नलिज्म बचा है ना, टिका हुआ है ना? कुछ लोग तो हैं जो इस पे अलग को जलाए, अंतिम अंतिम में रहा होगा। इस पे कैसे आप क्या संजीव, संदेश? संजीव, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये मंच 4 PM का मंच है, और आपके प्रश्न का उत्तर इसी बात में छिपा हुआ है कि 4 PM, आप बताइए क्या किसी दबाव की चिंता करता रहा है? आप कभी नहीं। के प्रधान संपादक संजय शर्मा जी हमारे छोटे भाई ये हैं, और हमने उनकी संघर्ष यात्रा देखी है। उनके उत्पीड़न का कौन सा चीज थी जो छोड़ी गई है? चैनल दिखाया जाना बंद कर दिया गया, एक बार नहीं 2 बार, मगर संजय की लड़ाई जारी रही। तो आज भी गुंजाइश है, संभावना है। आप केवल, मैं 4 PM की बात नहीं करता, दिल्ली में अनेक प्लेटफॉर्म ऐसे अभी भी हैं जो साहस के साथ स्वस्थ और सरोकारों वाली पत्रकारिता का झंडा उठाए हुए हैं। और आप जानते हैं, उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं, कि वो आज करोड़ों दिलों के भीतर, करोड़ों दिलों, पाठकों, दर्शकों के भीतर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो सच की बात करते हैं। हमेशा गुंजाइश है, सच जो है सिर चढ़ के बोलता है और झूठ के पांव नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो शासन की चाटुकारिता, सरकार की पक्षधरता पत्रकारिता बिल्कुल नहीं है। और नए पत्रकारों को इस बात के लिए ये ध्यान देना चाहिए कि पत्रकारिता के असल असल मकसद वही है जो मिशन के टाइम पर था, जो आजादी के पहले था। और जो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि जो आजादी के पहले, देखिए हमारे क्रांतिकारी क्या थे, अगर वो अपनी कलम और अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान नहीं करते, तो इस देश में आजादी आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। वो मतलब ऐसी उस भावना को मैं आज भी जिंदा रखता हूं। 50 साल की पत्रकारिता हो गई है, और मैं कह सकता हूं कि 50 साल जब तक जीवित रहूंगा, अगर मैं 100 साल शतक बना सका, मैं ऐसे ही पत्रकारिता करूंगा। ये मेरी कसम है। आप लोग कभी मुझे झुकते हुए नहीं देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक दौर था, और वो कहते थे कि इश्क का नगमा जुनून के साज पे गाते हैं हम। ये हम पत्रकारों के लिए कह रहा हूं मैं, अपने पत्रकारिता और वतन के प्रति प्रेम की बात है, अपने सरोकारों की बात है कि इश्क का नगमा जुनून के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग से पत्थर को पिघलाते हैं हम, और जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, वक्त आ जाए
तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। तो ये जज्बा है हमारी पत्रकारिता का, और ये बना रहेगा हमेशा। नए जर्नलिस्ट को, नए पत्रकारों को, नए संपादकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यश की पूंजी सबसे बड़ी होती है। यश की पूंजी से बड़ा, उस पूंजी को कोई लूट नहीं सकता। यश का मर जाना आदमी के अपने मर जाने से खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि यश अगर चला गया तो आदमी जिंदा रहने के लायक नहीं है। इसलिए बिल्कुल आदमी अपना मर जाना पसंद करेगा, अपने यश का मर जाना कभी पसंद नहीं करेगा। जी। बिल्कुल नहीं, बहुत 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 ही सही है, आपने लाके समअप किया है और बिल्कुल ठीक है। और मैं हम दर्शकों को यही बात कर रहे थे, राजेश बादल जी की नई पुस्तक गोलियों के सामने अडिग कलम। और ये वास्तव में एक ऐसा दस्तावेज है जिसे, जो चाहे जर्नलिस्ट पुराने हो नए हो, जो आज भी जिसके मन में ये जिंदा है पत्रकारिता, उसको पढ़ना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार है, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संजीव। मतलब आप सुन रहे थे, हम बात कर रहे थे, जो मैंने पुनः उसको दोहराऊंगा कि गोलियों के सामने अडिग कलम, ये राजेश बादल जी की नई पुस्तक है। और पुस्तक क्या, ये दस्तावेज है, एक पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा है। छतरपुर का ये घटनाक्रम था। इसको पढ़ना बहुत अपने आप में एक रोमांचित करता है, कैसे एक संघर्ष हुआ, क्यों हुआ। और वो बता रहे थे, भी आपने सुना कि एक दुष्कर्म का मामला, दुष्कर्म क्या, एक और दुष्कर्म, और दो दुष्कर्म के बाद में वो पूरे का पूरा शहर कैसे उठ खड़ा होता है। और उसके जर्नलिस्टों ने जो अपनी भूमिका निभाई है, चाहे वो बादल जी हैं, उनके सहयोगियों साथियों, उस पुस्तक को पूरा पिरो कर उन्होंने सामने रखा है, उस दस्तावेज को दिया है, आप लोगों तक पहुंचाया है। पढ़िएगा और देखिएगा। और इसमें जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, पत्रकार बंधु हैं, या जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, जर्नलिस्ट आ रहे हैं, उनके लिए भी ये वास्तव में ऐसा दस्तावेज है कि जो बहुत कुछ सिखाएगा। इस चर्चा में इतना ही। आग्रह हमारा अंत में होता है कि अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।